G20 सम्मेलन के मद्देनजर प्रदेश के 13 जनपदों की झलकियां एयरपोर्ट की दीवारों पर आएंगी नजर। दीवारों पर 13 जिले 13 डेस्टिनेशन की थीम पर पेंटिंग। सीएम धामी ने जनसंख्या असंतुलन के तहत पुलिस सत्यापन अभियान में तेजी। गृह विभाग की बैठक में उच्चाधिकारियों को दिए निर्देश। जोशीमठ पुनर्निर्माण के मुद्दे पर 3 मई को दिल्ली में बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन आज। उत्तराखंडीय तू मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन आज। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम करेंगे विमोचन। दोपहर 3 बजे एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन। खबर देहरादून से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन आज। उत्तराखंडीय तू मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन आज। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम करेंगे विमोचन। दोपहर 3 बजे एक निजी होटल में कार्यक्रम का आयोजन। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पुस्तक का विमोचन आज। उत्तराखंडीय तू मेरा जीवन लक्ष्य पुस्तक का विमोचन आज। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम करेंगे विमोचन। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। अप्रैल से 3 मई तक बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम सहित पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। खबर देहरादून से है, उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। 29 अप्रैल से 3 मई तक बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम सहित पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट। 29 अप्रैल से 3 मई तक बदलेगा मौसम का मिजाज। चारधाम सहित पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम विभाग का अलर्ट जारी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि बर्फबारी का अलर्ट जारी है, तो उससे यातायात भी बाधित होता है, साथ ही जनता को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उस पर प्रशासन कितना पहले से तैयारियां कर चुका है? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, मौसम विभाग की तरफ से 3 मई तक का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का मानना है कि जो उच्च हिमालय क्षेत्र है वहां पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अन्य जो स्थान है वहां पर भी हमें बारिश देखने को मिल सकती है। हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से समस्त जो जिलाधिकारी हैं उनको अलर्ट रहने के दिशा निर्देश राज्य सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और जो विशेषकर जो चारधाम यात्रा मार्ग के जो रूट हैं
वहां पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी का दावा किया जा रहा है और जगह जगह मशीनें तैनात की गई है। इसके अलावा लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर जरूरी ना हो तो पहाड़ों की यात्रा से फिलहाल को बचें। वहीं मौसम विभाग ने भी जो चारधाम यात्रा समेत जो तमाम अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि आज यानी कि 29 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक का ये अलर्ट जारी किया है। इसके तहत आज 29 अप्रैल से जो है उच्च हिमालय जो क्षेत्र हैं 3000 मीटर से अधिक की जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर हमें अच्छी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर हल्की से मध्यम वर्षा देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये कहा है कि जो बुजुर्ग हैं या जो जो छोटे बच्चे हैं उनको फिलहाल पहाड़ की यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके अलावा चारधाम की यात्रा से भी करने से भी बचने की सलाह मौसम विभाग ने दी है। तो आने वाले 3 मई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है और इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है या राज्य सरकार की तरफ से बात करें तो सभी को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। बाकी जो चारधाम के जो यात्री जा रहे हैं उनको भी मौसम विभाग के इस पूर्वानुमान के बारे में जानकारी दी जा रही है। सभी से अपील की जा रही है कि उच्च हिमालय जो क्षेत्र हैं चारों धामों के जो मार्ग हैं वहाँ पे ठंड जो है वो काफी पड़ रही है। ऐसे में अपने साथ जो पूरी तैयारी है उसके साथ आप जाएं और अगर स्वास्थ्य खराब है तो फिलहाल चारधाम यात्रा से करने से बचें। इस तरीके की सलाह जो है वो दी जा रही है और तमाम जो चारधाम यात्रा रूट है वहां पर भी पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अवंतिका, जैसा कि आपने बताया कि चारधाम यात्रा पर भी बर्फबारी जाहिर सी बात है होगी, तो उसमें क्या चारधाम यात्रा में जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं तो उसके चलते क्या बर्फबारी के दौरान यात्रा रोकी जाएगी या फिर श्रद्धालु यात्रा करेंगे? देखिए अवंतिका, इस समय तो सरकार ने 30 मई तक तो माफ कीजिएगा 30 अप्रैल तक तो रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा रखी है इसी बर्फबारी के चलते। लेकिन अगर स्थिति अनुकूल नहीं रही तो संभवतः ये रोक जो है वो आगे भी देखने को मिल सकती है। तो जितने श्रद्धालु का इस समय रजिस्ट्रेशन रहेगा उसको सरकार कोशिश करेगी कि चारों धामों के जो दर्शन है वो करा पाए। लेकिन अगर स्थिति और विकट होती है तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी रोक लगा सकती है। लेकिन फिलहाल की अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो चारों धामों की यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो केदारनाथ है, बद्रीनाथ धाम है या जो अन्य हमारे धाम है वहां पर बर्फबारी जो है वो देखने को मिली है और शुक्रवार के दिन भी हमें अच्छी बर्फबारी देखने को मिली। इससे पहले भी बर्फबारी हो रही है तो वहां पर भी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में विशेषकर अच्छी बर्फबारी जो है वो देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को तो दिक्कतें हो रही है। और आने वाले समय में 3 मई तक जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है तो कहीं ना कहीं यात्रा मार्गों पर दिक्कतें काफी हो सकती है। ऐसे में जो एडवाइजरी जारी की गई है उसका कहीं ना कहीं सभी को पालन करने की सलाह जो है वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है। जी, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि येलो अलर्ट लगातार जारी है, साथ ही चारधाम यात्रा सहित कई जगहों पर बदलेगा मौसम का मिजाज, जिसके चलते सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। चारधाम समेत पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। 29 अप्रैल से 3 मई तक बदलेगा मौसम का मिजाज। साथ ही ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, हालांकि वो अभी काफी कम मात्रा में बर्फबारी हो रही है। खबरें भी और भी हैं, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। एक बार फिर से बात करते हैं देहरादून की, जहां जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर होगा फैसला। एनडीए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ में किया था सर्वे। सरकार ने की थी 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग। खबर देहरादून से है, जहां जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर होगा फैसला। एनडीए और पीडीएनए की टीम ने जोशीमठ में किया था सर्वे। सरकार ने की थी 3000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग।
जोशीमठ राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार ने बुलाई बैठक। 3 मई को जोशीमठ के लिए राहत पैकेज पर होगा फैसला। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे हमारे संवाददाता अंकित काला का। जी अंकित, क्या कुछ जानकारी है? देखिए अवंतिका, जोशीमठ में जिस तरीके की आपदा आई है उसको लेकर के केंद्र और राज्य सरकार लगातार गंभीर है और कोशिश की जा रही है कि जो भी प्रभावित है उनका पुनर्वास जल्द से जल्द हो सके। इसी संबंध में 3 मई को महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में होने जा रही है। ये जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अपर सचिव हैं उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में संभवतः राहत पैकेज को लेकर के जो प्रस्ताव है वो पारित हो सकता है और इसमें जो उत्तराखंड के जो आपदा के जो से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे और संभवतः इस बैठक में राहत पैकेज पर एक अंतिम निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। एनडीए और पीडीएनए की जो टीम है उसने जोशीमठ में जो आपदा आई थी उसके बाद सर्वे किया है। ये रिपोर्ट भी इस बैठक में रखी जाएगी और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से करीब करीब 3,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। इसमें प्रभावितों का पुनर्वास होना है, उनको आर्थिक मदद पहुंचानी है, तमाम अन्य कार्य जो है वो जोशीमठ में किए जाने हैं। तो इस तमाम विषयों को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से 3,000 करोड़ के पैकेज की डिमांड की गई है। तो इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें हैं। देखना होगा कि इसमें क्या कुछ निर्णय निकल करके आ सकता है, लेकिन संभवतः इसमें राहत पैकेज पर अंतिम मुहर लग सकती है और उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड को जो जोशीमठ आपदा के जो प्रभावित हैं उनकी मदद के लिए कोई राहत पैकेज जो है वो मिल सकता है। अब इसमें सवाल ये है कि क्या जो 3,000 करोड़ रुपए की जो डिमांड की गई है क्या वो केंद्र सरकार पूरे इस राहत पैकेज पर अपनी मुहर लगाती है या नहीं। लेकिन इन सब विषयों को लेकर के 3 तारीख को बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव की अध्यक्षता में होने जा रही है। अवंतिका, शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। तो 3 मई को होगी बैठक और साथ ही केंद्र सरकार की अध्यक्षता में होगी यह बैठक। राज्य सरकार ने 3,000 करोड़ के राहत पैकेज की मांग की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार क्या 3,000 करोड़ के राहत पैकेज पर प्रस्ताव पारित करेगा। खबर लक्सर से है, जहां जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आज 10:30 से 1:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। लक्सर और खानपुर में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। लक्सर के परीक्षा केंद्र पर 426 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आज 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। लक्सर और खानपुर में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। लक्सर के परीक्षा केंद्र पर 426 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा आज 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी परीक्षा। लक्सर और खानपुर में बनाए गए 2 परीक्षा केंद्र। लक्सर के परीक्षा केंद्र पर 426 छात्र छात्राएं देंगे परीक्षा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामगोपाल जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लक्सर के परीक्षा केंद्र पर तो 426 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा, खानपुर में कितने परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उसकी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए ये पूरे प्रदेश में जो है आज जवाहर नवोदय विद्यालय की जो परीक्षाएं हैं वो सरकार द्वारा आउट की जा रही है और परीक्षा का जो समय है वो वैसे तो 11 बजे रखा गया, लेकिन 10:30 बजे जो बच्चे हैं वो परीक्षा केंद्रों में जो है एंट्री कर लेंगे और साथ में कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस तरीके से जिले में जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, लक्सर और खानपुर की यदि हम बात कर ले, लक्सर के में जो परीक्षा केंद्र बनाया गया है जिसमें 426 जो छात्र छात्राएं हैं वो इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे और खानपुर में भी 400 से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो इस परीक्षा को देंगे। लेकिन जिस तरीके से रुड़की में 2 ऐसे संवेदनशील क्षेत्र यानी कि जो ऐसे संवेदनशील हैं केंद्र जहां परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार ने
पूरी तैयारी की थी, क्योंकि जिस तरीके से धामी सरकार का नकल विहीन जो एक परीक्षा कराने का निर्णय है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के सरकार ने जो है प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ में दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं। और प्रशासन ने जो है जो परीक्षा केंद्र है, यानी कि संवेदनशील को लेकर के बात कर ली, या फिर परीक्षा केंद्रों की, क्योंकि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में जो है धारा 144 लागू कर दी गई है, और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बात कर ले कि परीक्षा केंद्रों की, क्योंकि टीचर भी जो है, यानी कि लक्सर का जो केवी इंटर कॉलेज है, यहाँ पर 426 छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षा देंगे। और परीक्षा की बात कर ले, क्योंकि यहाँ सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में भी जो है ये परीक्षा जो दी जा रही है। ये हर एक कमरे में जो है 24 छात्र छात्राएं जो हैं इस परीक्षा को देंगे, यानी कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए नकल विहीन को लेकर के पूरी प्रयास जो है प्रशासन के किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, तो इसी प्रकार सीसीटीवी के अलावा और किस किस तरीकों से छात्रों की निगरानी की जा रही है परीक्षा देते वक्त? बिल्कुल, टीम हर एक परीक्षा केंद्र पर टीम का गठन किया गया है, और इसमें जो है 3 सदस्यीय टीम है जो हर एक परीक्षा केंद्र में, यानी कि हर एक कक्ष में जो है जहां पर छात्र छात्राएं परीक्षा दे रहे हैं, उनको लेकर के चेकिंग अभियान भी जो है लगातार, कि किसी बच्चे के पास कोई नकल को लेकर के या फिर किसी नकली चीज, यानी कि तमाम तरह की जो ऐसी जो प्रतिबंधित चीजें हैं जिनको लेकर के छात्र छात्राएं परीक्षा केंद्रों में ना जाएं, उसको लेकर पहले से ही जो गेट है वहीं पर चेकिंग अभियान चलाया गया था। चेकिंग के बाद ही जो छात्र छात्राएं हैं उनको प्रवेश मिला है, और साथ में कोविड गाइडलाइन का भी पालन कराया गया है। कोविड में सैनिटाइजर की बात कर ले या फिर तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उनको लेकर के प्रशासन ने पहले ही दिशा निर्देश जो है दिए हुए थे। शिक्षा विभाग ने जो इसको लेकर पहले से ही तैयारी की थी, और आज 10:30 बजे से जो है जो छात्र छात्राएं हैं वो परीक्षा केंद्रों में प्रवेश हो चुके थे, लेकिन 11 बजे से जो ये परीक्षा है वो शुरू होगी, और 11 से 1:30 बजे तक ये परीक्षा चलने वाली है। जी शुक्रिया रामगोपाल, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो 10:30 बजे से छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र पर आना शुरू हो गया है। हालांकि परीक्षा 11 बजे से 1:30 बजे तक चलेगी। खबर कोटद्वार से है, जहां गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जीत को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी और पीएम मोदी के विकास मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा। मिला हूँ और साथ में जो हमारे कैंप किए हुए 2024 की तैयारियां हैं, और उस दृष्टि से भी पूरी जगह है देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2024 पिछले चुनाव की अपेक्षा इस समय हम लोग और अच्छे मतों से, प्रतिशतों से, सीटों से जीत करके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का विकास का मॉडल है और जिस तरह उन्होंने आम जन को विकास दिया है, और जिसके लिए केवल देश नहीं तो दुनिया के लोग भी मोदी जी के कायल हैं, तो वही हमारा फंडा रहेगा कि विकास का मॉडल। खबर देहरादून से है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 91 FM ट्रांसमीटरों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल प्रतिभाग किया। जिन 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया, उनमें उत्तरकाशी में स्थापित FM ट्रांसमीटर भी शामिल है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जिन 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया गया, इससे करोड़ों लोग जुड़ेंगे। इससे सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ने में लोगों को आसानी होगी। कनेक्टिविटी को बढ़ाने का यह एक मजबूत माध्यम है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे सोशल एवं कल्चरल कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी सीमांत जनपद होने के नाते सीमांत क्षेत्र के लोगों को सुविधा होने के साथ ही FM ट्रांसमीटर की सुविधा होने से अब एक बड़े क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। दून पुलिस ने IPL मैचों में ऑनलाइन सट्टे का भंडाफोड़ किया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब दबिश दी, उस समय तीनों आरोपी मोबाइल पर मैच देखते हुए सट्टा लगा रहे थे। मौके से पुलिस ने दर्जनों ATM कार्ड, नकदी, रजिस्टर सहित अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी IPL के इस सीजन में अब तक 2 करोड़ की सट्टेबाजी कर चुके हैं।
एसपी सिटी सरिता डोभाल ने बताया कि पुलिस को सरस्वती विहार डी ब्लॉक स्थित एक घर में सट्टेबाजी की सूचना मिली थी। इस पर सीओ डालनवाला अभिनव चौधरी के नेतृत्व में थाना नेहरू कॉलोनी और एसओजी की संयुक्त टीम ने दबिश दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके द्वारा बताया गया था कि 20 तारीख को ये लोग जो है किसी समारोह में नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में सरस्वती विहार में एक घर में जो है ये इन्फॉर्मेशन हमारी टीम को मिली थी कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन सट्टेबाजी खिलवाई जा रही है। इस संबंध में जो है जो टीम गठित की गई सीओ ऑप्स के नेतृत्व में एसओजी और थाना नेहरू कॉलोनी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो वहाँ पर से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन सट्टा खिलवाया जाता था और इनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक लाइव स्ट्रीमिंग की लाइन लेने के पश्चात इस तरीके से लोगों से ऑनलाइन पैसा लगवाया जाता था सट्टे पे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के 9 भाषाओं में स्वास्थ्य सलाह जारी की है। विभाग ने हिंदी और इंग्लिश के अलावा 7 और भाषाएं जिसमें बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया भाषा में भी एसओपी जारी की है, जिससे अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को उनकी भाषा में स्वास्थ्य संबंधी गाइडलाइन मिल सके। साथ ही उनको इससे गाइडलाइन पूरी तरह से भी समझ आ जाएगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने सभी यात्रियों से एसओपी का पालन करने की अपील की है। देखिए, चारधाम यात्रा पूरे देश में जितने भी हमारे पिलग्रिम्स हैं, यात्रीगण हैं, पूरे देश से आते हैं। और कभी-कभार ये देखने को मिला है कि जो भी हम गाइडलाइंस जारी करते हैं, हेल्थ रिलेटेड एसओपीज़ जारी करते हैं, कभी-कभार इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है क्योंकि वो उनके लोकल लैंग्वेज में नहीं रहता। तो इसी के मद्देनज़र इस बार हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये पहल की है कि अभी फ़िलहाल हम लोग 7 लैंग्वेजेज़ में एसओपीज़ हम लोग जारी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हिंदी और इंग्लिश में हम लोगों ने ऑलरेडी एसओपीज़ जारी कर दिए। खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका के निर्देश पर शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इसके लिए शहर के 5 जोन में बांटा गया। वहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन की अलग अलग संयुक्त टीम बनाकर प्रथम चरण में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन की 5 टीमों द्वारा अपने अपने जोन में कुल 46 स्थानों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की गई, जिसके तहत नगर निगम देहरादून द्वारा कुल 97 चालान करते हुए लगभग धनराशि 2,19,000 अर्थदंड वसूला गया। पुलिस टीम द्वारा 63 चालान करते हुए लगभग धनराशि 31,500 और परिवहन विभाग द्वारा 123 चालान करते हुए लगभग 1,80,000 का अर्थदंड वसूला गया। साथ ही टीम द्वारा चेतावनी दी गई है कि अपना अतिक्रमण खुद ही हटा लिया जाए, अन्यथा भारी अर्थदंड की कार्रवाई के साथ ही सामान भी जब्त कर लिया जाएगा।
इसी बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव के शुक्लागंज से खबर है, जहां गंगा घाट नगर पालिका में भाजपा से अध्यक्ष पद प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने नगर में जनसंपर्क किया। के न्यूज के संवाददाता से स्थानीय लोगों ने बताया कि भाजपा अध्यक्ष रंजना गुप्ता ने पिछले 5 साल में नगर में विकास कार्य कराए हैं। अध्यक्ष पद प्रत्याशी रंजना गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में भी नगर में असहाय लोगों के बीच पहुंचकर परेशानियों को समझा और हर संभव मदद की है। जनसंपर्क के दौरान लोगों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने बताया कि बीते 5 वर्षों में खूब विकास किया है और जीतने के बाद नगर में विकास के कार्य और भी किए जाएंगे। देखिए, संगठन ने हमको दोबारा फिर मौका दिया है इस मैदान में उतरने को, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं लगातार जनसंपर्क कर रही हूँ, मुझे यहाँ का समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। जनता हमारे साथ है, पूरे सपोर्ट में है और मैं जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी कार्य मेरा रह गया, वैसे मैंने पूरा अपना विकास कार्य बहुत बाखूबी से निभाया है, लेकिन जो कोरोना काल में इस 2.5 साल में जो कार्य रह गया है, मैं जनता को पूरा विश्वास दिलाती हूँ वो हमको फिर से नगर पालिका में लाएं और हमको भारी से भारी बहुमत से विजय दिलाएं। और मैं हमारी सत्ता में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने की कोशिश करूँगी। नगर पालिका गंगा घाट चुनाव को लेकर के न्यूज़ पहुंचा है पोनी रोड और वहां पर लोगों से बात करने के बाद ये कुछ न कुछ ये लोगों से मालूम पड़ेगा कि क्या स्थितियां इस समय नगर की चल रही हैं। हमारे साथ अपना नाम बताइए। हमारा सोनी। अच्छा सोनी जी, ये बताइए कि नगर पालिका चुनाव चल रहा है, क्या स्थितियां हैं इस समय? सर अच्छी हैं और हमारे जो मल्ला रंजना भाभी हैं वो बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हम चाहते हैं कि फिर से वो पूरी बहुमत से हम लोग के साथ खड़ी हो और हमारा लोगों का जैसे सपोर्ट किया है वैसे फिर करें। जो पिछला कार्यकाल रहा रंजना जी का, अब ये कोरोना काल में वो भी क्या कर सकती हैं? नहीं और विकास बहुत किया, सब कुछ देखा, सबको गरीबों को खाना पीना हर चीज देखा उन्होंने। अब उसमें हम नहीं वो आगे कुछ कर पाई तो अब आप करेंगी, जो कुछ छूट गया है वो आप करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये पूरा भरोसा है कि जो विकास रह गया है वो अब होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आगे भी लोगों से बात करेंगे। जैसे ये भी एक दुकान है जी, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम किरण है। अच्छा किरण जी, ये बताइए क्या स्थितियां हैं इस समय नगर में? तमाम प्रत्याशी खड़े हैं, आपका समर्थन किसको है? जहाँ तक समर्थन की बात है, देखिए तो मेरा समर्थन तो कमल को ही है और मतलब खड़े तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन जो विकास रंजना गुप्ता जी ने किया है वो आज से शुक्लागंज मतलब देखने को मिला ही नहीं। शुक्लागंज में पहले उन्होंने अपने कार्यकाल में कोरोना काल के दौरान भी इतना काम करके दिखाया है जो शायद और कोई पार्टी के नहीं कर पाए थे। तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट रंजना गुप्ता जी को है और पूरे शुक्लागंज में उन्हीं की लहर दिख भी रही है, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश की सरकार में मजबूत करने के लिए हमको निकाय चुनावों में भी कमल को कहीं ना कहीं खिलाना पड़ेगा और बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा कि आने वाले समय में देश मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, शहर मजबूत हो, गांव मोहल्ला सब मजबूत हो। इसके लिए हमको कमल को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग पूरी तरीके से कमल के सपोर्ट में है, मीन्स रंजना गुप्ता के समर्थन। चलिए अपना नाम बताइए। मानसी। अच्छा मानसी जी, आपको क्या लग रहा है, स्थितियाँ क्या है? विकास जो रहा पिछले 5 सालों में उनसे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। आगे क्या चाहती हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने? जो आगे हम लोगों को यही उम्मीदें हैं कि जीतेगा तो कमल ही, क्योंकि इनका कार्यकाल और इनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। बहुत बढ़िया है। चलिए हमारे पास कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी एक बार हम बात कर लेंगे, क्योंकि लोगों से बात करने के बाद ही असली स्थितियाँ मालूम होती है। अपना नाम बताइए। विठल गुप्ता। अच्छा विठल जी, ये बताइए क्या स्थितियाँ हैं, किसको जिता रहे हैं इस बार? जी बीजेपी को। बीजेपी को। क्या खास है बीजेपी में? सर इनका कार्यकाल अच्छा रहा है इस 5 साल में और काफ़ी गलियां बनी हैं, काफ़ी परिवर्तन शुक्लागंज में देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय पोनी रोड पे है, यहाँ पर आम नागरिक लोगों से बात की गई और बात करने के बाद कहीं ना कहीं जो नाम सामने उठ के आ रहा है और रंजना गुप्ता का आ रहा है, उनके कार्य से भी लोग संतुष्ट हैं और लोगों को ये उम्मीद भी है कोरोना काल में जो अगर कुछ रह गया है तो अब जो आगामी 5 साल होंगे उनमें रंजना गुप्ता जो भी उनके कार्य रह गए हैं उनको पूरा करेंगे। द्विजेंद्र मिश्रा, के न्यूज़ इंडिया, शुक्लागंज। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।